गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। जो आपका फॉर्मूला निकल के आया था, किसी भी सब्सटेंस का वेट निकालना है बेटा तो W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड आई टी निकल के आया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो जेड होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जेड को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, जेड इज इक्वल टू ई अपॉन 96500, जिसे हमने डिराइव किया था। आज हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि फैराडे लॉ के ऊपर आखिर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम काफी इजी होते हैं, फॉर्मूला एक ही अपने पास, दो तीन फॉर्मूले काम में आएंगे। उन दो तीन फॉर्मूलों को मैं लिख देता हूं यहां पे। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला वेट निकालना है तो W इज इक्वल टू जेड आई टी। W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये फॉर्मूला था। या इसे जेड इंटू क्यू भी लिख सकते थे आई टी को, ठीक है। और जेड को खुद हम लोग क्या लिख सकते थे, E अपॉन 96500। तो डेट कैन बी रिटन एज ई आई टी अपॉन 96500, ठीक है। वेट निकालने के लिए ये काम आएगा, पहली चीज। दूसरा, इक्विवेलेंस निकालना हो कभी तो इक्विवेलेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स इंटू एन फैक्टर। और कल मैंने आपको सबके एन फैक्टर निकालना सिखाया, गैसेस का कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, एसिड का कैसे, सॉल्ट का कैसे, बेस का कैसे। तो कल एन फैक्टर निकालना भी हमने सीखा था। तो हम लोग यहीं से आज ज्यादातर मैंने आपको बताया था, मैं इसी फॉर्मूले को यूज करता हूं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, क्योंकि इसी से सारे प्रॉब्लम को जनरली हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो हम लोग इनके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तो अपने पास एक ही है, कौन सा, W इज इक्वल टू जेड आई टी अपॉन 96500। चलो, तो सबसे पहले सिंपल तरीके के क्वेश्चंस की बात करूं अगर मैं, जैसे सबसे सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से दे रहा है, इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज 0.0006। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, कल बताया था मैंने, E इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा था, सॉरी, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। E मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट जो ग्राम में होता है, और नीचे आपका कूलम, तो ये हो जाएगा ग्राम पर कूलम हो जाएगा आपका यूनिट, है ना। तो आपसे दे रहा है इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज 0.006 ग्राम पर कूलम, देन कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, पहला पार्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। और इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपसे दे रहा है वैलेंसी ऑफ द सब्सटेंस, वैलेंसी ऑफ द सब्सटेंस इफ एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इज 173.7 ग्राम, ठीक है। ये दो पार्ट में क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहले देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब EC बोलते थे हम लोग जिसे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, जेड से। तो जेड की वैल्यू आपको दिया है, जेड की वैल्यू कितनी दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.0006, ठीक है। ये हो गया E की वैल्यू। फिर हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, E और Z का क्या रिलेशन होता है, कभी भी निकालना हो तो Z इज इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, E अपॉन 96500। ये फॉर्मूला हमने निकाला था कल, Z का डिराइव किया था। तो यहां से अगर आप इक्विवेलेंट वेट की बात करो बेटा, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके लिए, Z इंटू 96500, ठीक है। और Z की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 0.0006। That can be also written as 10 into 6 into 10 raised to minus 4। 4 डिजिट पे डेसिमल डाल सकते हैं ना, तो आप इसे 6 into 10 raised to minus 4 लिख लो। 96500 को आप चाहो तो 9.65 into 10 raised to 4 लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो -4 + 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप 9.65 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 6 5 30 3 39 3, और आपका 57 हो जाएगा, और 2 डिजिट पे डेसिमल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57.90 ग्राम।
तो ऐसे छोटे मोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं ना सीटी नीट में। आप देखोगे आपको डायरेक्ट आपको ई की वैल्यू दे देगा, है ना, सॉरी ई बोल रहा हूँ, जेड की वैल्यू दे देगा और आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछ लेगा। तो इस तरीके से केवल एक फॉर्मूला है, एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम देखो, सेकंड थोड़ा सा अच्छा और कर दिया मैंने। सेकंड प्रॉब्लम में बोला है वैलेंसी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की वैलेंसी निकालिए अगर एटॉमिक मास सब्सटेंस का दिया हुआ है कितना 173.7। वैलेंसी निकालने का मतलब क्या है उस सब्सटेंस का, बेसिकली उस सब्सटेंस का एन फैक्टर निकालेंगे हम लोग। वैलेंसी मतलब क्या निकालेंगे, एन फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और अपने पास फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला कल बताया था मैंने आपको। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट लोगे, एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एन फैक्टर। तो यहीं से वैलेंसी, जो भी मेटल की वैलेंसी होती है किसी सब्सटेंस की वैलेंसी, वो उस सब्सटेंस का एन फैक्टर ही होता है ना। कल देखा था हमने कि वही उसका एन फैक्टर होता है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, एन फैक्टर। और एन फैक्टर निकालोगे, एन फैक्टर ही आपकी क्या होगी, उस सब्सटेंस की वैलेंसी होगी। और वैलेंसी इज इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू एटॉमिक वेट। सिंपल है बिल्कुल। और इक्विवेलेंट वेट तो हमने ऊपर वाले से कैलकुलेट कर ही लिया है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि जेड की वैल्यू हमें दी थी, वहां से हमने इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इक्विवेलेंट वेट की जगह पे वैलेंसी इज इक्वल टू, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने क्या, वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वैलेंसी इज इक्वल टू एन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से आप वैलेंसी निकाल सकते हो, है ना। तो बोलो क्या आ जाएगा आंसर बेटा। तो एटॉमिक वेट की वैल्यू कितनी है आपकी 173.7, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ये एटॉमिक वेट। और नीचे इक्विवेलेंट वेट निकल के आया है कितना 57.9। और जब आप इसे कट करते हो तो आप देखो ये 3 टाइम्स जाएगा ना। मैंने ऐसा डेटा दिया है कि आपका ये सिंपली कट जाए तो कितना आएगा 3। तो सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 57.90 ग्राम और सेकंड पार्ट का आंसर आपके लिए हो गया, वैलेंसी कितना आ जाएगा आपके लिए आंसर 3। वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन अगर बने छोटा मोटा तो इस तरीके से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है ना, आसान सा भी है। चलो थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे आ रही आवाज। चलो फिर देखो, आज हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, है ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, बस उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं आपको सेकंड लॉ पे आ जाऊंगा। चलो तो देखो, नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की मैं बात करूं, जो अगले टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फैराडे लॉ के ऊपर, वो इस तरीके के बनेंगे कुछ आपसे। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला अगर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। देखो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं। आपने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस को डील किया होगा कि 1 मोल सल्फेट आयन को अगर निकालना है कि कितना चार्ज होगा फैराडे में, तो क्या करते थे, इसका सिंपल तरीका क्या होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करो। कल मैंने क्या सिखाया था आपको, इक्विवेलेंस होता है 1 इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 फैराडे। कल हमने इस चीज को निकालना सीखा था। 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑफ एनी सब्सटेंस 1 इक्विवेलेंस एट एनी इलेक्ट्रोड। 1 फैराडे का आप चार्ज पास कराओगे तो हमेशा 1 इक्विवेलेंस उस सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट करता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे, खूब देखने को मिलेगा आपको, आप उस सब्सटेंस का हमेशा क्या निकाल लो, इक्विवेलेंस। जो उसका इक्विवेलेंस आएगा, जितना इक्विवेलेंस आएगा उतने फैराडे का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 1 इक्विवेलेंस 1 फैराडे के बराबर है। तो अगर मैंने बोला आपको किसी सब्सटेंस का 0.5 इक्विवेलेंस आया, तो अगर मैं पूछूं कितने फैराडे का चार्ज लेगा, तो 0.5 इक्विवेलेंस का मतलब कितने फैराडे का चार्ज हो जाएगा, 0.5 फैराडे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है कि आप कभी भी चार्ज आपसे पूछे फैराडे में निकालिए, तो आप हर क्वेश्चन में क्या निकालोगे, इक्विवेलेंस निकाल लो, और इक्विवेलेंस निकाल लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इक्विवेलेंस निकालने के लिए अभी मैंने बताया आपको इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आप लोग, मोल्स इंटू एन फैक्टर से, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो बस हम लोग यही तरीका अपनाएंगे इन सब तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो पहला दे रहा है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग, जिसमें पहला मैंने दिया 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। और कल ही मैंने बताया था, तो देखो आपको बेटा क्या निकाल लो, इक्विवेलेंस निकालो। यहां से इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स आपको सीधा सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने मोल 1 मोल, इंटू एन फैक्टर कितना होगा,
तो मैंने बताया किसी भी आयन का जो एन फैक्टर होता है उसके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन इज द एन फैक्टर ऑफ दैट आयन। उस आयन का एन फैक्टर क्या होता है, कितना उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो कितना चार्ज है इसके ऊपर, -2 का, ठीक है। तो कितना एन फैक्टर हो गया 2। तो इसका मतलब ये कितना इक्विवेलेंस हो गया, 2 इक्विवेलेंस। और 2 इक्विवेलेंस का मतलब कितना फैराडे बेटा, 2 फैराडे। कि जितना इक्विवेलेंस आएगा वही उसका फैराडे के चार्ज के भी बराबर होता है। कल का कॉन्सेप्ट याद है ना, 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंस के बराबर होता है। कल मैंने प्रूफ भी किए थे 5-6 रिएक्शन से लिख के, ठीक है। चलो देखो, इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस काफी आते हैं आपको, है ना, सिंपल होते हैं, आसान से होते हैं। जैसे आपसे नेक्स्ट मान लो बोल रहा है 1/3 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन, तो बताओ तुरंत कर सकते हैं कि नहीं, से क्या करोगे बताओ। फैराडे में चार्ज निकालना है तो मैं अब चार्ज लिखता हूं, चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, मोल्स कितना 1/3 इंटू इसका कितना लिया जाएगा, एन फैक्टर कितना होगा 3, तो 1/3 इंटू 3 मतलब कितने फैराडे, 1 फैराडे, खत्म हो गया। तो एक एक लाइन में एक क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, चार्ज कभी भी फैराडे में निकालना है, एक एक लाइन में ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। इवन मैं इसको बता दूं ना, एक और ट्रिक आप देखो, ऐसे ध्यान रखो, सीधा आप क्या कर दिया करो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मोल इंटू चार्ज कर दो। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका क्या है, मोल इंटू चार्ज। मोल 1 है, चार्ज 2 है, तो 1 इंटू 2, मतलब वो बेसिकली चार्ज मतलब एन फैक्टर ही बन जाएगा ना उसका, क्योंकि आयंस के केस में तो जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर हो जाता है। तो 1 इंटू 3 मतलब कितना, 1/3 इंटू 3 1 फैराडे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। अब नाइट्राइड आयन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो नाइट्राइड क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज, तो ये नाइट्राइड आयन हो गया। तो अब इसका निकालना है आपको, तो फिर से वही करो, चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंस होगा। चार्ज इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस और चार्ज हमेशा बराबर आने वाले हैं फैराडे के टर्म्स में। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं, 1.4, ये मुझे मास दिया है, तो मास को पहले किस में कन्वर्ट करो, अब देखो मैंने मास दे दिया, तो मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। तो 1/1.4 और इसका मास कितना होगा नाइट्रोजन का बेटा, तो 14 होता है, पता होगा आपको, इनटू इसका एन फैक्टर कितना लोगे, जितना का चार्ज देखिए, चार्ज कितना है 3, तो कितना आ जाएगा आपका 1.4/14 मतलब कितना, 1/10 हो जाएगा, मतलब ये 0.3 फैराडे हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3 फैराडे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। फोर्थ देखो, 1.4 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, एजाइड आयन दे दिया इस बार। तो नाइट्राइड और एजाइड में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो एजाइड आयन कैसे बनता है, हाइड्रोजोइक एसिड से, है ना, आपका HN3 होता है, आपने पढ़ा होगा ना ये, हाइड्रोजोइक एसिड HN3 होता है, तो इसका हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा, N3 के ऊपर -1 का चार्ज, तो ये आपका एजाइड आयन हो जाएगा। तो आपसे एजाइड आयन पे पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, नाइट्राइड आयन बोलने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज है, और एजाइड आयन का मतलब क्या है, 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज है ना, यहाँ पे -1 का चार्ज है, यहाँ पे -3 का। नाइट्राइड आयन में एक ही नाइट्रोजन होता है, एजाइड आयन में 3 नाइट्रोजन होते हैं। तो निकालो, कैसे निकालोगे, चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका मास 1.4 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास या मोलर मास या मोलिकुलर मास। नाइट्रोजन के 3 एटम है बेटा, तो एक एटम का तो 14 होता है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 42 हो जाएगा ना नीचे, इंटू इसके ऊपर चार्ज देखो कितने का है, चार्ज 1 यूनिट का है, तो इसका मतलब एन फैक्टर इसका 1 हो गया। तो यहां से कितना आ जा रहा है आपका, इसको अगर करोगे तो 30 हो जाएगा, तो F/30, तो कितने का चार्ज आ गया, F/30। कोई कहेगा कि सर चार्ज फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं है बेटा, आप F की वैल्यू भी तो रखोगे, 96500 है ना, फिर उसको कैंसिल आउट करोगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने, तो ये सब क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये क्वेश्चंस किए होंगे, है ना, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स चैप्टर में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स किए होंगे। इनको फैराडे लॉ से ज्यादा मतलब नहीं है, केवल फैराडे का हमने सेकंड स्टेटमेंट को यूज किया। क्या बोला था उसने, 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। सबका इक्विवेलेंस निकालेंगे, वही इक्विवेलेंस उसके चार्ज के बराबर हो जाया करेगा। चलो फिफ्थ देखो, और क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इसके ऊपर, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बनते हैं। जैसे आपसे बोल रहा है फॉर द कन्वर्जन ऑफ FeO into Fe3O2, FeO को Fe3O2 में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज लगेगा, ये सब इसी के अंदर क्वेश्चंस हैं। तो FeO को Fe3O2 में कन्वर्ट करोगे तो कितना लगेगा, इनमें देखो, इनमें डायरेक्ट आपको चार्ज दिख जा रहा था, तो आपने डायरेक्ट आंसर्स कर लिया, यहाँ पे एन फैक्टर दिख रहा था, इसमें अब एन फैक्टर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो क्या दे रहा है हमें, FeO है और इसे कन्वर्ट करा रहा है किसके अंदर, Fe3O2। किस तरीके से हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो केवल फैराडे चार्ज निकालना है ना इसमें, ये कौन से प्रोसेस से कैसे हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बस चार्ज निकालना सीखना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, इन फैक्टर निकालना है बस इसमें, फॉर द कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे ये भी दे देता हूं मैं 1.5 मोल्स, मोल्स भी बता दिया मैंने, अगर नहीं दिया होता तो 1 मोल मान लेते, 1.5 मोल्स ऑफ FeO, मोल्स तो देगा ही, मोल्स इंटू एन फैक्टर करेंगे ना। तो FeO में +2 का चार्ज है, Fe3O2 में अगर बात करूं मैं Fe3O2 में, तो Fe3O2 में कितने का चार्ज आएगा इसके ऊपर आपका, ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4/3 का चार्ज हो जाएगा। आई होप कि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सबको आता है ना, कैसे निकाला मैंने, ये आता है, देखो साइड में मैं कर देता हूं, लेकिन ये आपको आना चाहिए। जिसका निकालना उसे x मान लो, फेरस का इंटू 3 +2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2 = 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है ना हमने, तो वही लॉजिक लगा रहा हूं मैं। तो 3x = कितना हो जाएगा, 4, तो x = 4/3, ठीक है। तो x = 4/3 सिंपली यहां से, तो कितना हो गया 2 से 4/3, मतलब कितने का चेंज है, 2 से 4/3 में जाने का मतलब कितने का चेंज है, उसी से n फैक्टर डिसाइड होगा। तो देखो क्या करो, 2 - 4/3 निकाल लो, n फैक्टर = कितना हो जाएगा, जो भी चेंज होता है वही हमारा n फैक्टर होता है। तो 2 - 4/3 करो तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/3, तो n फैक्टर आ गया आपका 2/3। तो अब आपको क्या निकालना था, चार्ज। तो चार्ज = कितना होता है बेटा, मोल्स इंटू n फैक्टर, क्योंकि वो इक्विवेलेंस के बराबर ही होना है हमेशा। तो मोल्स कितना है आपका, मोल्स दिखाई दे रहा है 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं क्या, 1.5 मोल्स इंटू n फैक्टर कितना है 2/3। तो ये देखो पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये कितने फैराडे का चार्ज हो जाएगा, 1 फैराडे, ठीक है। तो आंसर हो गया 1 फैराडे का चार्ज हो जाएगा। चलो और देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आता है, हमसे बोलता है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn+2। इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। मतलब बेसिकली क्या निकालना है, फॉर द रिडक्शन ऑफ, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द रिडक्शन ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn+2। 1.5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस कराना है, तो बताइए कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है, 2 नंबर का आएगा, बोर्ड के अंदर लिखने के लिए भी करने को आएगा, और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी मिलेगा। फॉर द रिडक्शन ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn+2, तो इसमें भी लॉजिक वही लगाएंगे क्या, मोल्स इंटू n फैक्टर लगा दो बस। तो इक्विवेलेंस = चार्ज होने वाला है, और ये बराबर किसके, मोल्स इंटू n फैक्टर के, मोल्स इंटू n फैक्टर के। तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, मैग्नीज का यहाँ पे देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आपको आते हैं, MnO4 माइनस में कितना है, +7। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, +2। कितने का चेंज है, 5 का, कितने का चेंज है, 5 का। एटम भी देखो मैग्नीज का कितना है, 1 एटम, चेंज कितने का है, 5 का। इसका मतलब n फैक्टर कितना हो गया, 5। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, मोल्स कितना 1.5 इंटू n फैक्टर कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 फैराडे, ये आंसर हो गया है ना। तो एक एक लाइन में ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द रिडक्शन ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn+2। तो आप n फैक्टर निकालो, n फैक्टर को मोल से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट क्या मिलेगा, चार्ज, और जितना चार्ज मिलेगा वही इक्विवेलेंस होता है, क्योंकि 1 फैराडे = 1 इक्विवेलेंस, ठीक है। चलो और देखो, और प्रैक्टिस के लिए करते हैं हम लोग। फॉर द कन्वर्जन ऑफ, फॉर द कन्वर्जन ऑफ, फॉर द कन्वर्जन ऑफ आपको दे रहा है, सपोज करो 3 मोल्स ऑफ, 3 मोल्स ऑफ Cr2O7 माइनस 2 इंटू Cr+3, ये भी रिडक्शन ही हो रहा है ना। फॉर द कन्वर्जन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Cr2O7 माइनस 2 इंटू Cr+3। तो आप Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बोलो, +6। ये निकालने आता है ना सबको, +6 हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12 में से 14 जाएगा -2, तो कितना हो गया +6। और +6 से किस में जा रहा है ये, +3 में। तो +6 से +3 में जाने का मतलब बेटा कितने का, कितने का चेंज होगा, 3 का, कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन साथ में एटम के नंबर भी तो देखने होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एक एटम के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्रोमियम के कितने, 2, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितना बोलोगे n फैक्टर, इसका 6 होगा। आपने निकालना सीखा n फैक्टर, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 × 2,
3 इंटू टू डेट विल बी 6। तो ये एटम के नंबर को भी ध्यान रखना होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, और चूंकि कोएफिशिएंट 2 लगा है तो कितना हो गया, एन फैक्टर इसका 6 हो गया। और एक बार एन फैक्टर आपने निकाल लिया है तो बस खत्म हो गया। चार्ज इक्वल टू क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स कितना है 3 इंटू एन फैक्टर कितना है 6, मतलब कितने फैराडे का चार्ज, 18 फैराडे का चार्ज। देखो तो आसानी से कैसे एक लाइन में क्वेश्चंस हो जाते हैं ये सारे। ठीक है, चलो आगे देखो और करते हैं हम लोग। तो 3 मोल्स ऑफ Cr2O7, ये ध्यान रखना है एटम का नंबर कितना दे रहा है ना, उस हिसाब से भी करना होता है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट और करते हैं हम लोग। जैसे अगला देखो, अगला आपको बोल रहा है 5, ये 6 नंबर है ना, 6 है, और ये 7 नंबर का है, और ये आपका अगला 8 नंबर का। इसमें दे रहा है फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NO3 माइनस इंटू N2। करो, इसे कर सकते हो खुद से। फॉर द रिडक्शन ऑफ, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NO3 माइनस इंटू N2। तो NO3 माइनस में देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये सब निकालने आपको आता है ना। x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। नाइट्रोजन फ्री स्टेट में कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कितने का चेंज है, 5 का। 5 इलेक्ट्रॉन का, एटम कितना है 1, मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 5। तो सीधे सीधे चार्ज इज इक्वल टू क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स 2 एन फैक्टर 5, तो कितने फैराडे का चार्ज हो गया, 10 फैराडे का। कितने का, 10 फैराडे का हो जाएगा। ठीक है, आ रहा होगा, आई होप, है ना, सिंपल सा है। मोल्स पता ही है, एन फैक्टर निकालो, मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंस देगा, वही इक्विवेलेंस आपका चार्ज के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, चलो एक और करते हैं हम लोग लास्ट। फॉर द कन्वर्जन ऑफ Mn3O2 इंटू Mn, या ऐसे करो Mn3O2, ठीक है, Mn3O2 इंटू Mn3O4। ठीक है, ये कन्वर्जन कराना है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ Mn3O2 इंटू Mn3O4, और ये मोल्स भी बता दिया, 1 मोल्स ऑफ। फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल्स ऑफ Mn3O2 इंटू Mn3O4, 1 मोल Mn3O2 को Mn3O4 में कन्वर्ट करना है तो कितना लगेगा आपको चार्ज। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, एन फैक्टर निकालो। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बोलो, यहाँ पे मैग्नीज का कितना होगा, इसको Mn2O3 कर लो, इसे Mn2O3 कर लो। ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान हो जाए। तो Mn2O3 करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और Mn3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये -8 करेगा, तो -8/3 मतलब कितना हो जाएगा, ये +8/3। ये तो निकालने आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रहा होगा सीधे हमें। मैग्नीज का कितना, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 हो जाएगा। तो चेंज की बात करें अगर कितने का चेंज हुआ है, तो +3 से +8/3 कितने का चेंज है, तो आप क्या करो, 3 - 8/3 कर लो, तो कितने का चेंज है, 1/3 का। कितने का चेंज है आपको, 1/3 का चेंज है। तो बस चार्ज पूछा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। ठीक है, मोल्स की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, कितने मोल दिया मैंने, 1 मोल इंटू एन फैक्टर की बात करोगे तो देखो ये 1/3 आया है ना, 1/3। लेकिन मैंने क्या कहा, इसको भी ध्यान रखना है ना, एन फैक्टर इसका निकालना है Mn2O3 का। तो Mn2O3 जिसको जिसमें कन्वर्ट करो उसका एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर कितना लोगे बेटा, 1/3 आया है, लेकिन 2 एटम है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/3। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/3। तो ये आपके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 फैराडे। ठीक है, और चाहे तो इसे उल्टा बोल सकता था, इस वाले को उल्टा भी करवा देता हूं मैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ 1 या 3 मोल कर लेते हैं, 3 मोल्स ऑफ Mn3O4 इंटू Mn2O3, इसे करना है, बोलो। अब उल्टा, अब इसका एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी Mn3O4, क्योंकि इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं Mn2O3 में। तो अब देखो चार्ज वाइज तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, +8/3 आएगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +8/3, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। ठीक है,
+8/3 और वहां पे कितना +3, +8/3 से +3 मतलब कितने का चेंज है आपका 1/3 का चेंज है। और चेंज अगर आपका 1/3 का है तो आपको क्या निकालना है बेटा, चार्ज निकालना है। तो चार्ज इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स कितना 3 मोल्स इंटू एन फैक्टर कितना आएगा, तो आप देखना ध्यान से जरा, है ना, ये आप कितना लगाए 3 मोल्स है ना, तो इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है एन फैक्टर। जिसका एन फैक्टर निकालना होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स भी देखने पड़ेंगे। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 3 इंटू 1/3, तो डेट विल बी 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 फैराडे का, तो आंसर हो जाएगा 3 फैराडे। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना, ये ऑलरेडी जेई में ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे हुए मिले, करने का लॉजिक यही रहता है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू चार्ज करो। और चार्ज कैसे निकालते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर से, सॉरी इक्विवेलेंस कैसे, मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो जो इक्विवेलेंस उतना ही चार्ज। ठीक है, तो आराम से बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो ये बेसिकली इसमें हम लोगों ने फैराडे लॉ का फॉर्मूला कुछ यूज नहीं किया, बस उसके एक पॉइंट को यूज किया है। कौन सा पॉइंट, कि वन इक्विवेलेंस हमेशा, 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस। उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के ऊपर जो फर्स्ट है इसका फैराडे फर्स्ट लॉ है, उसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। पहले हम लोग फैराडे सेकंड लॉ को समझते हैं, सेकंड लॉ के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं अभी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हम लोग एक साथ, है ना, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को मिला के क्वेश्चंस करेंगे। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो सिंपल सा है, फैराडे का सेकंड लॉ हमें यही बताता है बेटा कि अगर आपने सीरीज में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किया है, सीरीज के अंदर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किया है और आपने सेम चार्ज को पास कराया, अगर आपने सीरीज में जोड़ा है तो सब में चार्ज तो सेम ही पास होने वाला है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर सेम इक्विवेलेंस ऑफ अमाउंट बनता है, सेम इक्विवेलेंस अमाउंट बनेगा अगर आपने सेम करंट को पास कराया या सेम चार्ज को पास कराया। क्योंकि हमने पढ़ा यही, अगर आपने अभी देखा मैंने इक्विवेलेंस का फॉर्मूला निकाला था, क्या आ रहा था IT/96500। तो अगर आपने चार्ज सेम पास कराया बेटा तो इक्विवेलेंस तो सेम बनने ही वाला है। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें बस इतना सा बोलता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ charge is passed through more than one electrolytic cell, connected in series, वो किसमें कनेक्ट होनी चाहिए, सीरीज के अंदर। इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्वल इक्विवेलेंस ऑफ each substance will be formed equal equivalents of each substance will be formed at each electrode in any electrolytic cell। तो ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेम करंट को पास कराया है मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एक सीरीज में कनेक्टेड है, और आपने सेम चार्ज को पास कराया है, तो अभी हमने देखा था 1 इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 फैराडे, मतलब तो 2 इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2 फैराडे। तो अगर बेटा सब में सेम चार्ज को पास कराओगे तो सबका इक्विवेलेंट तो सेम ही बनेगा ना, चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड पे बात करो सबका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, सेम बनने वाला है। अब सीरीज में कनेक्ट करने से क्या मीनिंग है मेरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से क्या मीनिंग है, जैसे सपोज करो हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये आपके लिए सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ले लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी को जोड़ रहे थे, पर इसमें अब हमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगेंगे, हमें दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बैटरी के थ्रू जोड़ना है। ठीक है, देखो किस तरीके से होता है ये। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है बेटा, और ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। ये आपका, अभी तक हम लोग क्या करते थे, बैटरी को एक ही से जोड़ते थे, लेकिन इन दोनों को सीरीज में जोड़ने का मतलब ये है कि बैटरी का ये तो एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका निगेटिव टर्मिनल। तो ये बेटा ये आपका एनोड है, अभी भी ये एनोड ही है, ठीक है। इस बैटरी का ये क्या होता है, इसका कैथोड होता है, इस बैटरी का कैथोड होता है। इस बैटरी के लिए भी ये क्या रहेगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का ये एनोड ही रहेगा, ये क्या रहेगा, इसका कैथोड रहेगा, ये इसका क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, ठीक है। और सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि इन दोनों को भी आप कनेक्ट रखोगे। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके, है ना, दोनों इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा डायग्राम तिरछा बन गया है पर समझ में आ रहा होगा, है ना। आप सीधा सोच लेना, इसको थोड़ा सा एंगल बदल के देख लेना। तो दोनों ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर बीच में कनेक्ट किया है तो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर सपोज करो यहां से मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, तो यही चार्ज यहां से भी जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, और यही चार्ज वापस रिटर्न यहां भी दिखाई देगा। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि अगर सीरीज में आप जोड़े हो किसी चीज को, तो उसके अंदर करंट क्या होता है, सेम फ्लो करता है। अपने रेजिस्टेंस या कुछ भी आपने सीरीज में जोड़ दिया है, तो उसके अंदर करंट आपका क्या होता है, सेम फ्लो होता है। उसी तरीके से अगर ये सीरीज में जुड़ा हुआ है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट क्या होगा, सेम पास होगा। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, देखो कैसे, कि सब में जो बनेगा वो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ से ही आता है, हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500, ये देखा था हमने, EIT अपॉन 96500। अगर मैं चाहूं तो इसे क्या, W बाई E भी मैंने लिखवाया था, W बाई E इज इक्वल टू क्या होता है, IT अपॉन 96500, ठीक है बेटा। और W बाई ई जो होता था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते थे। तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता था, IT अपॉन 96500, ठीक है। W बाई ई को इक्विवेलेंस लिखते हैं ना, इक्विवेलेंट की इक्वल टू क्या बताया था मैंने, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से IT अपॉन 96500, और आप देखो क्या IT को आप चाहो तो Q लिख सकते हो, IT मतलब क्या है, चार्ज है, चार्ज को तो क्यों लिख ही सकते हैं हम लोग। तो आप देखो यहां से अगर ध्यान से, तो 96500 तो एक नंबर क्या है, कांस्टेंट ही है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या यहां से कह सकते हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसके हिसाब से, इक्विवेलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, बोलो। तो कहा जा सकता है कि जो इक्विवेलेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q के। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करा है, अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करा है, तो आपका इक्विवेलेंस भी सेम बनने वाला है, क्योंकि इक्विवेलेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, चार्ज के। तो इक्विवेलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज आप पास कराओगे उसी हिसाब से इक्विवेलेंस बनेगा। और हर इलेक्ट्रोड पे देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें जो एनोड पे बनेगा उतना इक्विवेलेंस इसके कैथोड पे बनेगा, इसमें जितना इक्विवेलेंस एनोड पे बनेगा उतना इसके कैथोड पे। और ये आपस में भी चारों के इक्विवेलेंस क्या होंगे, सेम, क्योंकि आपने चार्ज तो सेम फ्लो करवाया ना, पूरे सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, सेम। तो अगर सेम चार्ज फ्लो होगा तो सबका इक्विवेलेंस भी आपस में क्या होगा, सेम होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर इसको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज करिए, सपोज करो ये आपका, इसके अंदर मैंने मोल्टेन NaCl को ले लिया, इसके अंदर मैंने आपका मोल्टेन NaCl ले लिया, और इसके अंदर सपोज करो आपको मैंने एक्वस AgNO3 को ले लिया है। इसके अंदर एक मोल्टेन NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, और दूसरे में अगर मैंने एक्वस AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया है आपका, तो अगर दोनों का मैंने, इसका मोल्टेन NaCl, सेकंड में एक्वस AgNO3 ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्विवेलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज तो सब में सेम फ्लो रहा है, तो सबका इक्विवेलेंस भी सेम होगा। तो NaCl में बताओ बेटा एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे, तो अब इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस हमने पहले पढ़ लिया है, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सोडियम। एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ऑफ एनोड, या ऐसे लिखो AP, AP मतलब एनोड प्रोडक्ट कौन सा होता था, सोडियम। और Cl जाएगा किसकी तरफ, नहीं उल्टा बोल रहा हूं मैं, केटाइन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ। तो केटाइन सोडियम है, तो बेटा यहां का जो कैथोड प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होता है, सोडियम सॉलिड, Cp मतलब कैथोड प्रोडक्ट।
और जो एनोड पे जाता है कौन सा, एनायन, एनायन कौन जाता है, Cl माइनस, और Cl माइनस जाएगा तो क्या बनाएगा, Cl2। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है Cl2 गैस होता है। तो एनोड पे Cl2 गैस बनेगा, कैथोड के ऊपर सोडियम सॉलिड बनेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मोल्टेन फॉर्म में करवाएंगे तो। एक्वस AgNO3 का कराओगे तो बोलो कैथोड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कैथोड के ऊपर क्या जाएगा, केटायन, केटायन मतलब चापा कैटेगरी का है तो Ag जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ag सॉलिड। और एनोड प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो एनोड पे बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस पहले पढ़ा था। एनोड प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, NO3 माइनस और OH माइनस, एक्वस दे दिया मतलब OH माइनस भी है, तो NO3 तो जाता नहीं है, तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, O2 गैस। ठीक है, और इन चारों के अपने इक्विवेलेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम जो बनेगा will be equal to equivalence of Cl2 will be equal to equivalence of Cl2 will be equal to equivalence of Ag, ठीक है, is equal to equivalence of O2। सबके इक्विवेलेंस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, इन चारों के इक्विवेलेंस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बोलता है, आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, सेम चार्ज पास करा रहे हो अगर, तो सबके इक्विवेलेंस सेम बनने वाले हैं आपके जितने भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। तो इसका इक्विवेलेंस इसके बराबर, इसका इक्विवेलेंस, सब आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे। और इक्विवेलेंस का अभी फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं WNA अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na इज इक्वल टू WCl2 अपॉन equivalent weight of Cl2 is equal to W of Ag upon equivalent weight of Ag is equal to W of O2 upon equivalent weight of A2। सबका हम लोग लिख सकते हैं ना, equivalent is equal to क्या होता है, mass upon equivalent mass। और इन जनरल अगर मुझे लिखना हो तो यहां से बेटा इन जनरल क्या समझ में आ रहा है, इन जनरल समझ में आ रहा है W by E क्या होगा आपके लिए, कांस्टेंट रहने वाला है ना। W बाई ई क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपने चार्ज सबके अंदर सेम फ्लो करवाया है। इट मींस हम लोग इसे दो फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। तो ये या तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे और करके आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, W1 by E1 is equal to W2 upon E2 या W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। तो जो भी वेट का रेशियो आता है वो इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ पहले लॉ का ही क्या है, एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। इट इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन कैसे है, क्योंकि हमने यूज तो उसी चीज को किया ना, W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500, जहां पे IT अपॉन 96500 आपके लिए क्या है, चार इक्विवेलेंस है, और वही इक्विवेलेंस हमेशा क्या होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। अब क्वेश्चन हमसे जो बनते हैं, हमें कैसे पता चलता है फर्स्ट लॉ पे करना है कि सेकंड लॉ पे। तो देखो, अगर आपको I और T करंट और टाइम की वैल्यू दे दिया बेटा, तब तो आप फर्स्ट लॉ से जाओ, क्योंकि आपको I और T दिया है ना, तो जनरली फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में करंट और टाइम दिया ही ना हो, करंट और टाइम नहीं दिया हो, तब आप सेकंड लॉ को यूज करोगे, क्योंकि उस समय हमें क्वेश्चन में वो बताएगा कि सेम चार्ज को पास कराया जा रहा है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देगा, सेम चार्ज पास करा है। सेम चार्ज पास कराने का मतलब ही हो गया इक्विवेलेंस को क्या करना होगा, उनके उठा के सबके इक्विवेलेंस आपस में सेम करने पड़ेंगे, है ना। कैसे सेकंड लॉ को कब लगाओगे, जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट दिखाई दे आपको, दो तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिखाई दे, जैसे NaCl AgNO3, इस तरीके से तीन चार एक साथ दिखाई दे, तब हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें सेकंड लॉ को यूज करना है। और सेकंड लॉ को इस तरीके से यूज करना होता है कि इक्विवेलेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके चार्ज के। ठीक है, चलो तो, और अगर क्वेश्चन में कभी आपको I और टाइम दोनों दे दिया, तो आप उस समय फर्स्ट लॉ को यूज करोगे। क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे आज और कल में, क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा जो थियरी वाला पॉइंट था वो खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ भी हमने देख लिया, सेकंड लॉ भी देख लिया, अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर मैं एक सेकंड लॉ के ऊपर पहले क्वेश्चन करवा दूं आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो जैसे सपोज करिए आपको बोल रहा है 10.8 ग्राम ऑफ 10.8 ग्राम ऑफ
Ag is deposited at cathode during electrolysis of aqueous AgNO3 solution, by passing some amount of charge, कुछ चार्ज पास कराया जा रहा है, कितना चार्ज कराया जा रहा है वो नहीं बता रहा है, बोल रहा है हमें कि 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन बाय पासिंग सम चार्ज। हमें बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमसे बोला है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 1 atm 273 Kelvin. Calculate volume of hydrogen gas and volume of oxygen gas at 1 atm 273 Kelvin obtained during electrolysis of aqueous ZnSO4 solution, during electrolysis of aqueous ZnSO4 solution। ठीक है, आपसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 1 atm 273 Kelvin obtained during electrolysis of aqueous ZnSO4 solution using same amount of charge, उतना ही सेम चार्ज उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज को यूज करते हुए आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना बनेगा और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा, किस पे 1 atm एंड 273 केल्विन। 1 atm एंड 273 केल्विन का मतलब बेटा एसटीपी पे बताना है बेसिकली। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में ये करवा रहा हूं आपको, अप्रोच यही लगाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करवा रहा हूं, एक लाइन से ज्यादा नहीं लगता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के किसी भी प्रॉब्लम में एक लाइन से ज्यादा में सॉल्व नहीं होता। आपको दे रहा है, पहले क्वेश्चन में बोला है सम चार्ज, कुछ चार्ज पास कराने पे आपको एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें पता है एनोड पे क्या बनने वाला है आपका ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे क्या बनने वाला है आपका सिल्वर मेटल। तो वो सिल्वर मेटल बन भी रहा है, कितना बन रहा है आपका 10.8 ग्राम। ठीक है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना ही यूजिंग सेम चार्ज सेम उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कराने का मीनिंग ही क्या है, क्या मुझे चार्ज करंट टाइम कुछ की वैल्यू दी है, नहीं दी है। अगर सेम चार्ज पास कराया, इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज किया, एक AgNO3 था, बाद में इलेक्ट्रोलाइट लिया उसने एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन, तो बेटा अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तभी पास हो सकता है जब दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके किस में जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे, है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, और तभी सेम पास होगा चार्ज। और सेम चार्ज पास होने का मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंस सबके क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो बहुत थोड़े से इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर सेम चार्ज इक्विवेलेंस ऑफ ईच सब्सटेंस विल बी सेम, इक्विवेलेंस ऑफ ईच सब्सटेंस विल बी सेम। हर सब्सटेंस का इक्विवेलेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर हमने सेम चार्ज को पास कराया है तो इक्विवेलेंस ऑफ इस सब्सटेंस विल बी सेम। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अभी मैंने यहां पे प्रूव किया कि इक्विवेलेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज क्या है। तो अगर आपने सेम चार्ज पास कराया बेटा तो सबके इक्विवेलेंस सेम होंगे। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, इक्विवेलेंस ऑफ Ag जो होगा विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए डाउट कि सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कहां से आ गया, है ना, ये कहां से आपने लिख दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बताओ, आप इधर लिख रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस ZnSO4 का कराया। तो बेटा इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे पूरा कि किसको इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या बनेगा। जैसे एक्वस ZnSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो चूंकि क्वेश्चन में यहां तो मैंने दे दिया कि एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, हो सकता है ये गैस का नाम ही ना दे प्रॉब्लम में, हो सकता है आपको यहाँ Ag मैंने बता दिया, हो सकता है आपको Ag बताए ही ना कि डिपोजिट होगा।
तो आपको खुद सोचना है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा एक्वस AgNO3 का तो एनोड पे जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, NO3 माइनस तो नहीं जाएगा, OH माइनस मतलब ऑक्सीजन, और कैथोड पे जाएगा Ag, ठीक है। अब ZnSO4 का कराएंगे तो ये भी मनी मन सोचो, है ना। मनी मन कैसे सोचना है, Zn+2 कैटायन है, H+ कैटायन है, तो Zn+2 और H+ में से किसको जाएगा, चापा कैटेगरी का नहीं है तो H+, मतलब हाइड्रोजन जाने वाला है, और सल्फेट है और दूसरा क्या OH-, तो सल्फेट और OH- में कौन जाएगा, OH-, सल्फेट तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे बस सोचना है, मनी मन लेके राहुल सर का नाम, है ना, और उसके बाद बस सोच लो कि क्या क्या कौन सा चीज किधर जाने वाला है ना, कैटायन एनायन के बारे में। तो आप, है ना, इवन मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए इलेक्ट्रोलिसिस के कि उतना आइडिया हमें लग जाना चाहिए कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया है, क्योंकि मुझे पता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ZnSO4 मुझे पता है एनोड प्रोडक्ट जो होता है, एनोड पे एनायन जाता है, मतलब एनोड प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है और कैथोड प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन होता है, ये हमें पता है पहले से ही, है ना। तो इसीलिए उनके वॉल्यूम को उसने पूछा है। तो आप इक्विवेलेंस सबका सेम कर दो, क्योंकि सेम चार्ज पास करा है तो सब सब्सटेंस का इक्विवेलेंस सेम ही बनने वाला है, और इक्विवेलेंस सेम कर दिया तो बस अब सिंपल हो गया। आप किसका इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो मैं यहाँ से इक्विवेलेंस ऑफ Ag निकालता हूं, और इक्विवेलेंस का फॉर्मूला बेटा पहले ही बताया मैंने, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हमेशा क्या यूज करना है आपको, मोल्स इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंस के लिए आप इकलौता यही फॉर्मूला यूज करोगे, मैंने बताया था कल ही कि थर्ड वाली लाइन में जो फॉर्मूले लिखे हैं उन्हें मैं यूज करता हूं, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर। और मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 10.8 डिवाइडेड बाई मोलर मास, देखो कितना होता है Ag का, चूंकि यहाँ पे एटम है तो एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास हो जाता है, तो 10.8 बाई 108 इंटू एन फैक्टर कितना होगा, तो Ag का एन फैक्टर भी कल बताया था मैंने कितना 1, तो ये आप देखो कितना आ गया आपका 0.1 आ जाएगा। 10.8 बाई 108 कितना आ जाएगा 0.1। अगर आपसे सपोज करो इस क्वेश्चन में चार्ज पूछ लिया होता कि चार्ज कितना होगा, तो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि चार्ज जो होता है हमेशा इक्वल किसके होता है, इक्विवेलेंस के। जितना इक्विवेलेंस होगा उतना ही चार्ज होगा हमेशा, ठीक है। तो आपसे अगर चार्ज पूछा होता तो आप क्या लिखते, चार्ज अगर पूछ लेता कितना चार्ज पास कराया गया, तो चार्ज विल बी इक्वल टू 0.1 फैराडे, है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है चार्ज जो है 1 फैराडे विल बी इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस होता है, ये चीज हमें पता है, ये लॉजिक। चार्ज इज इक्वल टू क्यों 1 फैराडे इज इक्वल टू ऑलवेज 1 इक्विवेलेंस, कल ही देखा था हमने। तो चार्ज अगर पूछेगा तो 0.1 इक्विवेलेंस आया, इक्विवेलेंस 0.1 है, तो चार्ज कितना होगा 0.1 फैराडे। हमसे चाहे तो इसको हमसे कुलम में पूछ सकता है, तो कुलम में कितना हो जाएगा बेटा 0.1 इंटू 96500, तो डेट विल बी 9650 कुलम, ठीक है। ये हो सकता है। अगर हमसे ये चाहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछ सकता था, तो हम लोग कितना बोलते हैं 0.1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी टर्म्स में पूछ ले। अगर हमसे पूछता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कितना चार्ज आएगा, तो 0.1 फैराडे का मतलब कितना है 0.1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमसे चाहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछता तो कितना हो जाता 6 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। 6 इंटू 10 पावर 23 होता है ना, 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 20, तो कुछ भी पूछ ले, ये एडिशनल जानकारी मैंने दे दी आपको। बस अगर चार्ज पूछ लिया होता तो आप चार्ज चाहे तो ऐसे निकाल सकते थे। चार्ज कितना हो जाएगा, जितना इक्विवेलेंस उतना ही फैराडे चार्ज, 0.1 इक्विवेलेंस तो 0.1 फैराडे चार्ज, उसको कूलम में चेंज करना है तो 96500 से मल्टीप्लाई करो, उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज को कैरी करता है, ये भी हमें पता है। ये कैसे मैंने लिंक किया, ये समझ पाए, ये दोनों का लिंकिंग, क्योंकि हमें पता है 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 फैराडे मतलब 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो तो ये हमारा इक्विवेलेंस निकल गया किसका बेटा Ag का। अभी आपने जैसा बताया जो Ag का इक्विवेलेंस होगा उतना ही H2 का होगा, उतना ही O2 का होगा। तो एक आइडिया बस रखो कैसे मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूं, आसानी से डील हो जाते हैं। आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ किसका बेटा हाइड्रोजन गैस का, और आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस का, और निकालना क्या है इसको 1 atm 273 मतलब एसटीपी पे। और एसटीपी पे एक एडिशनल जानकारी हमारे पास होती है क्या, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। ये जानकारी तो हमें है ही पहले से कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो मुझे
वॉल्यूम निकालना है तो मुझे मोल्स मिल जाए, मोल्स को मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मोल्स कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन के मोल्स कैसे मिलेंगे? तो हाइड्रोजन के मोल्स के लिए अभी देखो फिर से इसी फॉर्मूले से जाऊंगा मैं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कितना, मोल्स इनटू एन फैक्टर, इसी फॉर्मूले से जाऊंगा। तो बताओ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स इज इक्वल टू, अगर मोल्स निकालना होगा तो मोल्स इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर। बोलो इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंस कितना आ चुका है 0.1, इक्विवेलेंस तो सबका सेम है ना, इक्विवेलेंस हो गया 0.1 अपॉन एन फैक्टर, हाइड्रोजन का एन फैक्टर कल की क्लास में HCO कितना आता है 2, तो मोल्स अपॉन एन फैक्टर, मोल्स अपॉन एन फैक्टर, सॉरी इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर, तो क्या मिल गया मोल्स, ये मोल्स हो गया, और मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं कह रहा हूं ना एक लाइन में सॉल्व होते हैं सब प्रॉब्लम, आप एक लाइन में कर सकते हैं इन सब चीजों को। 0.1 इंटू 2 इंटू 22.4, तो ये कितना हो जाएगा 11.2, तो ये 0.112 लीटर हो जाएगा, आंसर खत्म, प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये ऑक्सीजन के लिए बताओ, ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंस तो अभी भी रहेगा 0.1, इक्विवेलेंस तो अभी भी रहेगा 0.1 अपॉन एन फैक्टर, ऑक्सीजन का एन फैक्टर भी कितना था 4 था, ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना था 4, बताया था कल मैंने, HCO 224, HCO हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, ऑक्सीजन का 4 इंटू 22.4, तो ये कितना हो जाएगा, जितनी वैल्यू आ रही है उसकी भी आधी हो जाएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.056 लीटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आपको सारे क्वेश्चंस इसी से इक्विवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट से ही करने हैं। ठीक है, इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलो तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ के भी, फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना देखेंगे कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। सेकंड लॉ के क्वेश्चन में तो बस जस्ट इक्विवेलेंस को सेम करा दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, बस केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील किया करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस बराबर करेंगे और यही टेक्निक में लगा लगा के हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप इक्विवेलेंस निकाला करो और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही डील होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और आई होप कि कल मैं सोच रहा हूं कल न्यूमेरिकल्स करा के चैप्टर बाइंड अप कर दिया है। चैप्टर बाइंड अप नहीं हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अभी बचा है, जो लास्ट टॉपिक है, उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।